स्वागत है एक बार फिर से। आज हम समझ रहे हैं महाराष्ट्र का प्लेसमेंट, चुनाव आने वाले हैं तो उस पर डिटेल में बातचीत हो रही है। मुद्दों को आज हम नहीं टच कर रहे हैं क्योंकि वो फिर वो और लंबा शो चाहिए, उसके लिए एक अलग से शो करें कि महाराष्ट्र के इश्यूज़ क्या है। लेकिन आज प्लेसमेंट क्या है महाराष्ट्र का, इसको समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने महायुति समझ लिया, महाविकास अघाड़ी जो है MVA, उस पर थोड़ी सी बातचीत हुई अशोक जी से और विजय जी से समझते। विजय जी, दूसरे पक्ष में क्या चल रहा है? दिल्ली में आए थे उद्धव जी, मिल के गए। जी देखिए नीरज जी, महाविकास अघाड़ी की हालत भी महायुति से खराब, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। वहाँ पर भी बहुत सारा चल रहा है और वहाँ तो तीनों पार्टी अपने आप को बड़ा पावरफुल समझ रही हैं, समझ रहे हैं? चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हो या कांग्रेस हो या शरद पवार हो। उसमें आज की तारीख में शरद पवार साहब से भी आगे उद्धव ठाकरे एक CM फेस के तौर पर सबसे आगे दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे साहब आए भी इसलिए 2 दिन यहाँ रहे, पार्टी से बात की, कांग्रेस से बात की, सोनिया जी से बात की, खड़गे साहब से बात की और लीडर से बात की और उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं ही CM रहा हूं और मैं ही CM फेस हो सकता हूं महाराष्ट्र की राजनीति में महाविकास अघाड़ी के लिए। राहुल गांधी जी के लिए बताया जाता है बार बार कि वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े दिखाई देते हैं, कि वो कहते हैं कि आप ही हमारे लीडर हैं, चाहे अनाउंस हो या नहीं हो। यानी महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी तो उद्धव ठाकरे होंगे। लेकिन खड़गे साहब एक पॉलिटिशियन की तरह और पार्टी के अध्यक्ष की तरह बात करते हुए कहते हैं कि अभी हम CM फेस के साथ नहीं जाएंगे, चुनाव के बाद जो स्थिति होगी उसमें देखेंगे। और उन्होंने एक राइडर और दे दिया कि यदि महायुति अपना कैंडिडेट बनाती है, CM फेस उतारती है तो हम इस पर सोचेंगे। लेकिन तब भी उन्होंने उद्धव ठाकरे को अश्योर नहीं किया। लेकिन मौजूदा स्थिति में यदि शिवसेना को देखें तो विधानसभा के हिसाब से मुझे लगता है कि उनके पास ज्यादा ताकत है, मजबूत स्थिति में है शिवसेना। भले ही लोकसभा चुनावों में उसको बहुत अच्छी रेस्पॉन्स नहीं मिला हो, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही हो, लेकिन विधानसभा में यदि शिवसेना शिंदे गुट और शिवसेना उद्धव गुट को देखेंगे तो मुझे लगता है शिवसेना उद्धव गुट थोड़ा सा भारी पड़ेगी। कांग्रेस अपने किस तरह से कर रही है, जैसे अशोक जी ने भी कहा कि वहां पर तो कोई असली लीडर, कांग्रेस का ओरिजिनल लीडर नहीं है, वो कैसे करेगा। और सुप्रिया जी की चीफ मिनिस्टर बनने की मुझे नहीं पता, आप खुद बॉम्बे में बैठे हैं, आपके मित्र हैं सुप्रिया जी, तो वो चीफ मिनिस्टर बन सकती हैं कि नहीं बन सकती। अभी मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि NCP का कोई चीफ मिनिस्टर वहां पर बन पाए, चाहे वो सुप्रिया जी हो या कोई और हो। अभी दोनों ही जो गठबंधन है ना, उसमें NCP बहुत एक ताकतवर पार्टी के तौर पर हो या वॉइस के तौर पर हो, मुझे नहीं लगता। शरद पवार जी को वैसे मैं हमेशा ही मानता रहा हूँ, बड़े नेता हैं, ये जाहिर है, सब लोग उनका सम्मान करते हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जितना चाणक्य हमने बनाया है शरद पवार जी को, उनकी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री देख ली, एक भी बार वो सक्सेसफुल नहीं रहे, एक भी बार सक्सेसफुल नहीं रहे। चीफ मिनिस्टर भी जब बने जब इंदिरा गांधी जी या कांग्रेस थी तब, चाहे वो सोनिया गांधी जी से अलग होने की बात हो, सोनिया गांधी के नाम पर कांग्रेस से अलग होने की बात हो, NCP ने क्या किया, NCP का क्या परफॉर्मेंस है। उसके बाद आप कांग्रेस के साथ ही गए, उन्हीं सोनिया गांधी जी के साथ बैठे, उन्हीं सोनिया गांधी जी के साथ आप कांग्रेस के दिल्ली की सरकार में बैठे हैं। जब पार्टी टूटी तो अजीत पवार ज्यादा विधायक लेकर चले गए। कब कब कौन सा ऐसा मौका है जिसमें शरद पवार जी की चाणक्य नीति सक्सेसफुल फ्रूटफुल रिजल्ट के तौर पर सामने आई? एक सवाल सर आपसे, मतलब माफी चाहता हूं मैं, बहुत सारे लोग हाँ नहीं, इसमें कोई नाराज नहीं, बिल्कुल फैक्ट पे हम लोग, हमारे आवाज अड्डा एनालिसिस से कोई नाराज नहीं होता, जो हम लोग फैक्ट पे बात करते हैं, कोई बायसनेस नहीं है। पॉलिटिक्स में जो जितना फ्लेक्सिबल होता है और जो डिफॉल्ट बेनिफिशियरी होता है वो किंग होता है। जैसे यूपी में बीजेपी की अगर हार हुई तो डिफॉल्ट बेनिफिशियरी सपा, उसमें उनको खुद बहुत मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। अगर महाराष्ट्र में ऐसा माहौल है कि लोग इस तरफ ज़्यादा जाना चाहते हैं तो नो डाउट कि उनको सीटें मिलेंगी। अब मैं एक ऐसे एजम्पशन में मान लेता हूँ कि 288 में सब लोग बराबर बराबर बांट के लड़ेंगे तीनों। अगर शरद पवार जी की सीटें आ गई ठीक ठाक तो कुंजी सर उनके पास आ गई ना फिर, कि सुप्रिया जी बनेंगी CM, वरना तो हम बीजेपी की सरकार भी बनवा सकते हैं। और वो ऐसा फ्लेक्सिबल है, क्यों नहीं कर सकते वो ऐसा? विजय जी, विजय जी आवाज आई मेरी आपको? नहीं, अच्छा तो ये वाला क्वेश्चन मैं विजय से दोबारा पूछूंगा। तब तक अमिताभ जी, अच्छा विजय जी जुड़ गए, आपको सवाल सुनाई दिया था? नहीं, मुझे डिस्कनेक्ट हो गया था। मेरा सवाल ये था कि जो जितना फ्लेक्सिबल है, डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है, वो तय करता है। अगर तीनों लोग बराबर बराबर सीटों पे लड़ेंगे और अगर मैं एक एजम्पशन लेके चलूं कि आजकल माहौल MVA के पक्ष में है और ठीक ठाक सीटें NCP पवार गुट की आ गई,
तो कुंजी उनके हाथ में आ गई ना सर, कि सुप्रिया जी को सीएम बनाओ, वरना तो मैं कुछ किसी को भी बनवा सकता हूं। क्या ये मान के चलें कि उद्धव जी की बिल्कुल ठीक बात है। 125 सीटें आ जाएंगी इसलिए वो तय करेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि पॉसिबिलिटी है क्या ये? फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा तक जी नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा फायदेमंद होती है राजनीति में, वैसे भी जिंदगी में भी होती है। जो फ्लेक्सिबल होते हैं, वैसे भी कहा जाता है कि सिर्फ मुर्दों में अकड़ होती है, जिंदा लोग तो फ्लेक्सिबल होते हैं और मेरे हिसाब से समझदार लोग ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। करेक्ट करेक्ट। लेकिन मुद्दा यह है कि क्या उद्धव ठाकरे साहब और शरद पवार साहब के बीच में, मतलब यदि वो तीनों बराबर आएंगे तो फिर तो जो फाइट होगी, जो नंबर होगा गेम, वो संभव है। लेकिन मुझे आज की तारीख में महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे साहब एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर, संभावित चीफ मिनिस्टर के तौर पर आगे लगते हैं यदि महाविकास अघाड़ी आती है। लेकिन एनसीपी बहुत अच्छा कर लेगी तो नंबर गेम है। लेकिन सर आपने नंबर गेम तो देख लिया, अभी बीजेपी का नंबर गेम ज्यादा था महाराष्ट्र में, और एकनाथ शिंदे साहब चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। बिहार में भी नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो नंबर गेम भी आजकल गलत हो गया। जो हम डेमोक्रेसी में कहते थे कि केवल इलेक्शंस में नंबर गेम काम आता है, तो वो नंबर गेम तो काम नहीं आ रहा ना आजकल। क्या जरूरत है आपकी, क्या फ्लेक्सिबिलिटी है, वो सब चीजें काम में बिल्कुल, हम और आप एक ही बात कर रहे हैं। अगर मेरी 20 सीटों से आपका काम बन रहा है तो फिर आपको मेरी सुननी पड़ेगी जी। ये तो एकदम सही कहा आपने। अच्छा, बिल्कुल। अमिताभ जी आपका क्या एनालिसिस कर रहा है, उधर क्या चल रहा है? आपका पलड़ा भारी हो सकता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए ये सब मेरे क्या ऐसी चर्चाएं चल रही थी, तो मैंने कहा सवाल के तौर पे पूछ लेते हैं। अमिताभ जी आपका एनालिसिस क्या था? इसमें एक सवाल और जुड़ता, एक और चर्चा चल रही है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे के बीच में, यानी यूबीटी शिवसेना के बीच में भी ये ऐसी चर्चाएं हैं, मुझे फैक्ट नहीं पता मुझे, कि 2.5 साल का ही होगा गुरु, चाहे जो जीत के, ऐसा नहीं कि 5 साल के लिए आप ही रहोगे। ये भी चर्चाएं हैं, पता नहीं क्या सच है। अमिताभ जी, एक बात तो जरूर है कि महाविकास अघाड़ी में स्टेट लेवल लीडरशिप, क्योंकि कांग्रेस के पास, जब अशोक चौहान जी भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, उस कांग्रेस के पास लीडर नहीं है, और एनसीपी में सबसे बड़ा लीडर शरद पवार है। वो एज की वजह से वो सीएम नहीं बन सकते। सुप्रिया सुले का वो कद जो है वो स्टेट की पॉलिटिक्स में नहीं। तो लीडर सबसे बड़ा बाय वर्च्यू ऑफ डिफॉल्ट आप उसको कह सकते हैं। और क्योंकि पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे के लिए भी अपसाइड जो है एमबीए में रहने का यही है कि उन्हें सीएम बनाया जाए, नहीं तो डिप्टी सीएम तो एनडीए में उन्हें बना रही थी, या 2.5 साल का फॉर्मूला या जो भी था। तो सीएम के पद पे जरूर तनातनी हो सकती है, लेकिन यहां पर कांग्रेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप, जैसा हमारे एक पैनलिस्ट कह रहे थे, उनका सपोर्ट कहीं ना कहीं उद्धव को है, लोकल लीडरशिप का नहीं है। लोकल लीडरशिप तो कहीं ना कहीं डिमांड कर रही है कि इस बार सीटें जो हैं वो कम कर दी जाएं शिवसेना की, क्योंकि शिवसेना का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है। जबकि मुस्लिम समाज का वोट जो एनसीपी और कांग्रेस का है वो बामोश शिवसेना को पड़ा है। इसके बावजूद शिवसेना का स्ट्राइक रेट जो है वो सबसे कम रहा है महाविकास अघाड़ी में। दूसरी बात यह है कि जब एनसीपी को कांग्रेस पार्टी से ज्यादा एमएलए आए थे, तब तो एनसीपी अपना चीफ मिनिस्टर बिठा नहीं पाया था। आई थिंक 2004 का चुनाव होगा ये, 2004 के चुनाव में। तो अब कैसे एनसीपी, एक जो वीकेंड एनसीपी है, अपना एक सीएम यहां पर बिठा सकता है? तो डायनामिक्स, बहुत सारी बातें हैं। हम इस डायनामिक्स को भी बिल्कुल नकार नहीं सकते कि सॉल्ट हम अजित पवार की घर वापसी की बात कर रहे हैं, एनसीपी शरद पवार में, शिवसेना की भी घर वापसी एनडीए में हो सकती है। ये क्वेश्चन मार्क है भाई। अगर आप अपने आप को प्रूफ, क्योंकि नेचुरल अलायंस तो वही है, करेक्ट, यूपी और शिवसेना का। ये एक अननेचुरल अलायंस पावर के लिए, ठीक है, दोनों तरफ ने एक अलायंसेस बनाया है। अब देखना पड़ेगा डायनामिक्स कैसे प्ले। अमिताभ जी, पता नहीं बिहार और महाराष्ट्र की स्थिति एक जैसी है। यहाँ पे कोई 20 सीट वाला भी कुछ कर सकता है। अब लोग इवॉल्व होते हैं, सीख भी लेते हैं। नीतीश जी देखो, सीख लिया उन्होंने, गुरु मैं ही सीएम हूँ, चाहे तुम लोग तय कर लो आपस में कौन मेरे पीछे खड़ा है। तो ये तो इवॉल्विंग सिचुएशन है। पवार जी भी नहीं देख रहे होंगे और कि यार काम बन सकता है। मैं कह रहा हूँ 50 सीटें अगर मान लीजिए पवार साहब का फैक्शन जीत के आ जाता है तो बना के दिखाए ना कोई। अगर उनकी मर्जी नहीं है तो कोई और सीएम बन के दिखाए। नहीं बन सकता, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी वहाँ पे। खैर एनीवे, ये सब अटकलें, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। अवधेश जी, आपका क्या एनालिसिस करो, महाविकास अघाड़ी में क्या हो रहा है?
देखिए, महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे का दिल्ली आना ही साबित करता है कि एक असहज स्थिति बनी है। अगर शरद पवार से उनको वचन मिल गया होता जैसे भाजपा से निकलने के समय मिला था, और जो संजय राउत जी का आज और कल बयान है वो बता रहा है कि कितनी असहजता महसूस हुई है, क्योंकि अब ये साफ हो गया कि उनको मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जा रहा है। भविष्य में क्या होगा कहना कठिन है। देखिए, शरद पवार महाविकास अघाड़ी के निर्माता माने गए हैं, रहे भी हैं, उन्हीं के कारण ये बना है। उसमें कांग्रेस की भूमिका जीरो थी, कांग्रेस को तो शरद पवार ने मनाया है। और विजय त्रिवेदी कह रहे थे शरद पवार सफल कब हुए, हो गए, भाजपा के साथ शिवसेना थी, तोड़ के लिया और उन्होंने सरकार बनवा दिया, तो ये तो उनकी सफलता है। देखिए, इस समय की परिस्थिति में उद्धव ठाकरे के पार्टी का स्पष्ट जो एक आध दो लोगों से हमारा ज्यादा संपर्क नहीं है, पहले थोड़ा बहुत था भी, कि अगर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं बनाते हैं तो पार्टी में ये सोच उभर रही है कि क्या हमको ये पीछे की बातें भुला के भाजपा के साथ जाने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे को भी कहा है, जो अंदर बातचीत चल रही है, उद्धव ठाकरे को भी से भी संपर्क किया गया है। बाहर के बयान अलग हो रहे हैं कि भाई आप लोग मिलकर काम करने की कोशिश करिए, जो लोकसभा चुनाव हुआ है। तो जो अमिताभ जी कह रहे हैं वो संभावना खारिज नहीं है। इस समय की परिस्थिति में शरद पवार का यह है कि हम इस समय अपने पत्ते नहीं खोलेंगे, चुनाव के बाद उसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें लेने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया है तो बता सकते हैं कि भाई मैंने आपको बनाया था, और इस समय की परिस्थिति में यह बनना चाहिए। तो ये और ये आपने एक नया एंगल छोड़ दिया। गेम नहीं, कांग्रेस का भी एक बता दे रहा हूं, सुनिए, कांग्रेस की सोच यह है कि हमको तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश को छोड़ के धीरे धीरे अपनी शक्ति पर खड़ा होने की कोशिश करनी है, दूसरे को आगे बढ़ा के अपना वोट नहीं खोना है। जी उदय जी, सर समय एकदम समाप्त हो गया, मुझे ये खत्म हुआ, लेकिन आपने जाते जाते ना एक और पेच लगा दिया उसमें, एक सवा मिनट था कि दूसरा खेल भी हो सकता है वापसी वाला। देखो आपने एंगल डाल दिया, फूड फॉर थॉट, लोग सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसा भी कुछ चल रहा है क्या। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हम लोगों को नहीं पता है, एनालिसिस है ये, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। कौन जीतेगा, कौन सीएम बनेगा, बहुत सारे प्रॉज एंड कॉन्स हैं। आज हमने विषय नहीं तय किया था कि इश्यूज़ क्या डिस्कस करें हम लोग, आज हम सिर्फ प्लेसमेंट डिस्कस कर रहे थे। बहुत जल्द 1 घंटे का शो और आप लोगों के साथ ही करूँगा, जिसमें मुद्दे भी तय करेंगे कि भाई महाराष्ट्र में चल क्या रहा है, वक्फ बोर्ड वाला ज़्यादा चल रहा है या लाडली बहना का वोट मिल रहा है, ये सब डिस्कस करेंगे किसी अगले दिन अगले शो में बहुत जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।